उद्धव ठाकरे और उनकी उस समय की शिवसेना का महापालिका में यही सिस्टम थी। स्टॉप वर्क नोटिस देना, यानी कॉन्ट्रैक्टर भाग के आएगा, बंगलावर ये मातोश्री ये हिसाब किताब कर ले, फिर आगे बढ़े। तुम्हारी दादी ने भी कहा था ना कि गरीबी हटाओ, तो क्यों गरीबी हटी नहीं? एक अति वेळ आली की आणि 27 आरोप केले होते। माझा मागे 4 डीसीपी, माझा आणि माझा मुलगा नील तुम्हें 4 डीसीपी लावले होते, जो उसके पिताजी की पूरी पुण्याई बेचनी पड़ी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के कारण। आज जो मुझे मोदी सरकार ने जो समर्थन दिया था ये संघर्ष करने के लिए, और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कर पाया। आजपर्यंत मी इंग्रजांचा गुलामीचा इतिहास शिकायचो, आता शिवाजीचा इतिहास शिकणार। अब लेकिन अभी हमारा सबका टारगेट है अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी हम लोग के साथ है। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई सब जग जाहिर है। जब से राजनीति में इन्होंने कदम रखा, आपातकाल में 27 महीने तक जेल में रहे, उसके बाद जब बाहर निकले, विधानसभा में रहते हुए, लोकसभा रहते, उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार की जो भी केसेज आए सबको उजागर किया और बहुत मजबूती से उजागर किया। कभी इन्होंने छोटा और बड़ा नहीं देखा है। जो भी जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ इन्होंने कदम बढ़ाया। आज महाराष्ट्र सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बनी है तो किरीट भाई का बड़ा योगदान है, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार 2.5 साल चली उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत तरीके से उठाया और आज सरकार फॉर्म में है। किरीट भाई हमारे बीच में है। महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 अप्रैल का पहला फेज का चुनाव चल रहा है, 5 फेज होना है, 20 मई लास्ट है। चुनाव से लेकर के और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इनकी लड़ाई है और पार्टी की जो नीति है, इस पर हम खुलकर बात करेंगे। किरीट भाई, नवभारत और महाराष्ट्र में हम आपका स्वागत करते हैं और हम सवाल वहीं से शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो वॉशिंग मशीन और पाउडर कहाँ है जिससे सारे भ्रष्टाचार के लोग इधर आते हैं और वो साफ होकर बाहर हो जाते हैं। आप ही ने सिखाया है, नव भारत नव राष्ट्र की ओर, ये एक वाक्य में सब आ गया। नव भारत से नव राष्ट्र। हमारे पास विकल्प क्या था? यहां पर जिस पद्धति से वोट लिए मोदी जी के नाम पर, विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र के नाम पर, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते मंत्रालय में दूसरे दिन 29 नवंबर को पैर रखते हैं और पहले 2 निर्णय के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। क्या था? मुंबई में मेट्रो का काम बंद। अब इसका मैं पॉलिटिकल अर्थ आपको बताता हूं। काम बंद, रास्ता चालू। ये उद्धव ठाकरे और उनकी उस समय की शिवसेना का महापालिका में यही सिस्टम थी। स्टॉप वर्क नोटिस देना, यानी कॉन्ट्रैक्टर भाग के आएगा, बंगलावर ये मातोश्री ये हिसाब किताब कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें महाराष्ट्र में जो वो 33 महीने में जो डाकूगिरी, माफियागिरी देखी, तो उसको रोकना था, नहीं तो महाराष्ट्र खत्म हो जाता। और रोकना है तो रोकने के लिए या तो ठहरो 2021 नवंबर तक, या फिर दूसरा मार्ग यह था कि अगर कोई कहता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, मेरे से भूल हो गई, अब इसके बाद, और इसलिए फिर देश के नेतृत्व ने निर्णय लिया भाई इसमें से जो आते हैं पहले आगे का भ्रष्टाचार रोको, और ये भ्रष्टाचार रोक कर फिर हम आगे बढ़े। नया कोई भी घोटाला, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो आप जो बोलते हैं ना लॉन्ड्रिंग, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है कि भैया तुझे आगे सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन पिछली जो सजा है वो तो होगी।
तो अभी चल रहे हैं, एक एक के खिलाफ कोई भी एक भी केस वापस नहीं लिया है। इन्वेस्टिगेशन एक्शन न्यायालय में जो होना है होगी, लेकिन नया पाप करना मना है। जिसके कारण क्या हुआ कि कम से कम महाराष्ट्र में आगे का अत्याचार लूट बंद हुई, विकास के थोड़े काम शुरू हुए। हमें पता है कि हमने समझौता किया, हमें पता है, लेकिन समझौता फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, फॉर महाराष्ट्र इंटरेस्ट, फॉर नेशन इंटरेस्ट। अगर हमें नव भारत को नव राष्ट्र में 2047 का सपना साकार करना है, तो मोदी जी वहां प्रधानमंत्री बनना यह अत्यंत आवश्यक है। और वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट का योगदान, इसके लिए उन्हें सुधरने का मौका और हमें संभलने का। नहीं, फिर भाई सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी भोपाल में बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, अजीत पवार पे सीधा वार करते हैं। पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर आता है, अमित शाह जी बोलते हैं कि अशोक चौहान जी जो आदर्श घोटाले में है, और ये दोनों घटनाएं उनके बयान देने के बाद 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर होती है। तो लोग सवाल आखिर करते हैं कि एक प्रधानमंत्री और एक पार्लियामेंट में देश का केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान देने के बाद ऐसे लोगों को अंदर ले रहे हैं, तो इस पार्टी में गलत संदेश जा रहा है और लोगों में गलत संदेश जा रहा है। अपने जो कहा मैंने मंजूर किया कि ये एक मैसेज जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन लोगों को मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि बात सही है। माइनर समझौता किया है कि बड़ा जो लूट हत्या होने के रोकने के लिए, ये तो हमने कबूल ही किया। हमने अशोक चौहान का आदर्श घोटाला हो या फिर जरंडेश्वर शुगर कारखाना का घोटाला हो या हसन मुशर्रफ के केस हो या भावना गवली का इनकम टैक्स का, कहीं किसी को रोका नहीं है। अभी महीने भर पहले भावना गवली को इनकम टैक्स ने 41 करोड़ भरने के लिए कहा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। अगर उसको अपील में भी जाना होगा तो 50% भरना पड़ेगा पहले। तो अभी नहीं तो क्या हो रहा था, नहीं तो किरीट सोमैया जिंदा नहीं रहता, देवेंद्र फडणवीस को जेल में डाल देते और महाराष्ट्र खत्म कर देते। कम से कम 2 साल में गए, 1.5 साल में मेट्रो का काम तो शुरू हुआ। बुलेट ट्रेन अभी 3 साल के बाद में मुंबई पहुंचेगी, ये तो हुआ। वढवान बंदर का काम, पोर्ट ट्रस्ट का काम को अभी एनजीटी हाईकोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया। जाके आपका कोस्टल रोड अभी गति से आगे बढ़ रहा है। आपका मुंबई से सामने तीसरी मुंबई, आप लोग सब मुंबई के हो, आज मुंबई में घर लेने जाओगे तो क्या होता है, 1.5-2 करोड़ से कम में 1 बेडरूम हॉल किचन नहीं मिल रहा है। तो मैंने सामने जो जमीन पूरी है वो खोल दी, यहां से 20 मिनट सामने पहुंचो और वहां पर आपको वही तीसरी मुंबई, वही मुंबई का हिस्सा आपको 50 लाख में, 60 लाख में, 70 लाख में घर मिलता है। अब यहां से आप मुड़ू जाओगे तो 1 घंटा 20 मिनट लगती है, यहां से तीसरी मुंबई जाओगे तो 50 मिनट में पहुंच जाओगे। तो एक और विकास शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार अब बस, भारतीय जिस शिवसेना का भ्रष्टाचार की बात करते हो, ये 2.5 साल छोड़ दिया जाए, 2019 से 2021 जो भी 2.5 साल का पीरियड था, चाहे कारपोरेशन हो, चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य सरकार, आपके हिस्सेदार रहे, सरकार में वो पार्टनर रहे। तो यदि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे या मुंबई लूट रहे थे, तो आप भी तो उनके लूट में शामिल थे। एकदम आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। हमको कितना दर्द होता होगा ये भी तो सोचो। सिर्फ मुझे नहीं, नरेंद्र मोदी जी को भी होता होगा, देवेंद्र फडणवीस को होता होगा कि मुंबई म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ सेटिंग के सिवा कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ सेटलमेंट। लेकिन हमारी क्षमता नहीं थी। ये हमारे में हिम्मत आई 2014 में जब मोदी जी ने नेतृत्व संभाला। वो नेतृत्व संभालने के बाद पहली बार भाजपा महाराष्ट्र में अकेला विधानसभा चुनाव लड़ी। पहली बार मुंबई महापालिका में भाजपा अपने बलबूते पे लड़ी और उसके कारण देखो आज हमारे में इतनी हिम्मत आई है उनको भगाने की भी और उनको उनमें से अच्छे लोगों को साथ में लेकर सीधे रास्ते पर ले जाने की। उसके कारण ये आई है। उस समय वो करते थे, हमारी नजर के सामने करते थे, परसेंटेज का बंटवारा होता था, सभी पार्टियों में जाता था, उसमें तो कुछ हमारे भी गंदे लोग उसमें से जेब भरते थे।
लेकिन आज मोदी जी ने अभी इशारा कर दिया, अभी बस अब जो कोई करता है भुगतना पड़ता है। इसका मतलब मान लें कि अजीत पवार, अशोक राव, भावना गौली, प्रताप सरनाईक, ये यहाँ की एमएलए यामिनी यादव, इनकी सब फाइल ओपन है, कभी भी वो खुल सकती है। मैंने जैसे कह दिया, आप एक एक का पूछो, मैं एक एक का हिसाब दूंगा। इसमें इसी एक का भी प्रोसेस रुका नहीं है। ये सब केसेस मैंने 39 घोटाले निकाले, 39 बड़े छोटे, जिसमें एक्शन शुरू हो गए, जिसमें मोर देन 24 पॉलिटिकल लीडर्स है। किसी के 2 घोटाले, कहीं ब्यूरोक्रेट हो गए। 39 के ऊपर उतने ही 39 घोटाले बचा लिए, रुक गए। एक उदाहरण देता हूं, संजय राउत का दारू घोटाला। अब ये संजय राउत का दारू घोटाला, वाइन घोटाला, वो अरविंद केजरीवाल के बगल में संजय राउत आज रहने जाता। आज संजय राउत ने किरीट सोमैया को धन्यवाद कहना चाहिए। उसी समय पर संजय राउत ने वाइन घोटाला किया। अप्रैल 2021 में उद्धव ठाकरे सरकार बनने के 1.5 साल पश्चात संजय राउत ने अशोक गर्ग, मैक्फी वाइन कंपनी, जो वाइन किंग, उसके साथ पार्टनरशिप की। संजय राउत की दोनों बेटी, संजय राउत का पार्टनर सुजीत पाटकर, ये इसमें पार्टनर बने, ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनी। और महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे ने निर्णय दिया कि अभी वाइन को दारू नहीं माना जाएगा और वो किराने की दुकान में नाके नाके पे अभी बिक सकेगी, जिसके कारण उसका टर्नओवर 20 टाइम्स बढ़ेगा। ये मेरा नहीं, उनका कहना है। तो अशोक गर्ग की कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर है, 90% उसके पास है डिस्ट्रीब्यूटर राइट। अब सोचो 40 टाइम्स बढ़ता है, 40 टाइम्स मारो गोली 10 गुना भी पड़ा तो 200 करोड़ से 2000 करोड़ टर्नओवर हो जाता 5 साल में। और 40% प्रॉफिट रेशियो है, 800 करोड़, उसमें से कम 100-200 करोड़ तो संजय राउत की जेब में जाते हैं। ये हमने जब उठाया तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन रोक दिया गया। तो इस प्रकार से जितनों को घोटाले निकाले थे, सबके सब कहीं एफआईआर हुई है, तो कहीं ईडी की ईसीआईआर हुई है, तो कहीं इनकम टैक्स ने माल जब्त किया है, तो कहीं फाइनेंस का पेमेंट करने के लिए कहा है। यशवंत यादव की भी बेनामी प्रॉपर्टी जब्त होकर उसका प्रोसीजर शुरू है। उसके भी जो इनकम टैक्स है, उसकी जो आपकी जो यहाँ पर क्या बोले, जो भी बिल्डिंग थी अभी उसकी है या उसकी बेनामी है, वो जब्त तो होके लगभग 40-50 करोड़ का माल जाएगा। अभी वो बोलेंगे मेरे थे ही नहीं, तो ठीक है ना यार, सरकार की तिजोरी में तो आए। तो किसी को बख्शा नहीं गया है। अब न्यायालय बाकी बात करते हैं। अब न्यायालय किशोरी पेडनेकर को, जिसने कोविड कफन का घोटाला किया, तो जमानत दी, तो उसका अर्थ क्या उसको मुक्त कर दिया? ऐसा नहीं होता। अभी तो न्यायालय में चलेगा जब केस। सवाल ये उठते हैं कि तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच चलती है, उन्हें पकड़े भी जाते हैं, तो कांग्रेस और विपक्ष का है कि सारे भ्रष्ट हमारे तरफ है और बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है सब पाप धुले हुए हैं, ऐसा कैसे? यही विषय को हम ऐसा भी रख सकते हैं ना कि राहुल गांधी से लेके शरद पवार, उद्धव ठाकरे चिल्लाते हैं बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन। अरे भैया, तो आपके यहां उन्होंने गंदा काम किया ना, गंदा काम आपके यहां किया ना, पाप आपके यहां किया ना, लूट आपके नेतृत्व में मची है, आपने सिग्नेचर की ना। इसका जवाब कभी राहुल गांधी और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने दिया? वो कहता है ये यहां चोर थी, डकैती थी, लुटेट थी और उसको आपने ले लिया। तो भैया तुम क्या कर रहे थे? उसमें तो पार्टनरशिप थी क्या आपकी? तो ये जो नेतृत्व लुटेरा था, जो नेतृत्व उद्धव ठाकरे खुद माफियागिरी करते थे। फर्क यह है कि यहां पर फडणवीस बैठे हैं, वो होने नहीं देते। यहां पर इस शब्द में बोली भाषा का बोलने वाला था, यहां मोदी बैठे हैं। ऐसा वो तीसरा नेत्र है ना। तो यहां पर
वो हसन मुशरिफ हो या किरीट सोमैया का दोस्त होगा, जो भी कोई, उसको साइन करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। महाराष्ट्र की इलेक्शन की बात करें तो सीटों की बात तो मिशन 45 की बात होती है। उद्धव जी ने हाल में बोला कि शायद वो 45 पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे, मैं कभी कभी आप जैसे कार्यालय में जाता हूँ ना, तो कभी कभी मैं कहता हूँ भैया थोड़ी तो हम पर दया करो, थोड़ी तो रहम करो। रोज संजय राउत की हेडिंग लिखते हो, उसने अभी तक 100 आरोप लगाए, उस 100 में से एक का भी कागज आपको पत्रकार परिषद में कभी दिया उसने? या उस 100 में से किसी का भी 10 दिन के बाद में एक कागज, या किसी का भी, किरीट सोमैया का मारो गोली, फडणवीस का छोड़ो, नार्वेकर का हो या शिंदे का हो, एक का एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी एविडेंसेस, खाली बोलना है। तो ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत, तो ये तो क्या है ना कि वो पत्रकार वार्ता है, उनकी जो पब्लिक स्पीच होती है वो उनको इवेंट मानते हैं। और मेरे ख्याल से उनकी जो इवेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होगा, पब्लिसिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो रोज उनको बोलता है आज ऐसा बोलो तो हेडलाइन मिलेगी, आज ऐसा बोलो तो ऐसी डबल लाइन मिलेगी, या ऐसा कहोगे तो ब्रेकिंग। 45 सीट्स में क्या एक संक्षिप्त में कि कितनी सीटों की उम्मीद? अरे भैया 40 तो अनेक बार आई ना मोदी के राज में। पहले भी है, पहले भी है, अरे 2014 में भी आई, 2019 में भी आई ना। 40 से जाना ही तो 40 प्लस तो उद्धव ठाकरे थे ना तभी। मैं था क्या? उद्धव ठाकरे थे ना 2019 में, उन्हीं के कारण तो उनके 22 आए। तो हंसने की बात है यार, मुझको ऐसा लगता है मेरे कारण मैं था, इसके लिए इनको 300 सीट मिली, इसके लिए देश में बहुमत मिला। मोदी को बहुमत उत्तर प्रदेश के काशी में मोदी को वोट देता है, वो उद्धव ठाकरे के कारण देता है, ये भी उद्धव ठाकरे मानते हैं। तो भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि हमेशा रखे, क्योंकि राहुल में भी ऐसी सद्बुद्धि भगवान ने दी, उसके कारण 50 न 2014 में क्रॉस किया कांग्रेस, 50 पे ही रुक गई, 2014 में भी 50, 2019। तो शायद उसको, उद्धव ठाकरे को, राहुल गांधी कांग्रेस कहना होगा कि पूरे देश में 45 सीट मेरे सहयोगी राहुल गांधी की आई है, वो गलती से नरेंद्र मोदी बोल गया। सर, रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मची उंची मोजणारे किरीट सोमय्या नेत्यांच्या प्रॉपर्ट्या मोजायला लागले, त्यांचे माप काढायला लागले, आणि हे करत असताना किरीट सोमय्यांना वैयक्तिकरित्या काय समाधान मिळालं किंवा काय मिळालं? कारण शेवटी कसं आहे की राजकारण आहे, त्याच्या मागे काहीतरी तुम्ही मागे पण सांगितलं, माझ्या आईने आहे ना मला शिकवलंय, एवढा जन्म झाला तेव्हापासून, की तू देशासाठी देण्याचं काम करायचं, कधी घेण्याची बात विचार करू नको। हे आता जे चाललं होतं ना संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांचा माफिया राज, एक अशी वेळ आली की आणि 27 आरोप केले होते। माझा मागे 4 डीसीपी, माझा आणि माझा मुलगा नील तुम्ही 4 डीसीपी लावले होते। याने आपले टीव्ही चॅनल रात्र दिवस माझा मुलून नीलमनगरचा घराचा आसपास फिरायचे, कधी याचा फोन आला, कधी त्याचा, आत्ता उचलतायत, तसं उचलतायत। हे ते इतके दृष्ट, म्हणजे काय म्हणायचं, विकृत, की तो संजय पांडे कमिशनर होऊन पहिलं मुख्यमंत्र्यांना कल से तुम कमिशनर, आणि तिथून पोलीस ऑफिसरला फोन केला की 36 तासात नील सोमय्याला उचलायचं आहे, आणि त्याच्याकडून ड्रग सापडला, ड्रगची पुडी घेऊन जा। इतके नीच मानसिकताची लोक, माझ्या आसपासचे सगळे घाबरलेले होते त्या काळात, सगळे, सब। सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ थी। उसने कहा बेटा रुकना नहीं, डरना नहीं, झुकना नहीं। और नील 43 डेज अंडरग्राउंड था, वहां से वो मुझे फोन पे फेस टाइम पे बोलता है, डैड मेरे लिए मत रुकना, आगे बढ़ना। तर इथे मला काय मिळालं, मला हे मिळालं की माफियापासून महाराष्ट्र मुक्त झालं।
हे खूप मोठं समाधान आहे. आणि मोदींचा यज्ञात आज महाराष्ट्र 40तून अधिक सीट देणार, तेच समाधान आहे. पण त्याच्या मागे तुम्हाला पण खूप काही सहन करावं लागलं. तुमची बदनामी झाली, तुमचे व्हिडिओ तो सगळा व्हायरल झाला, तुमच्यावर आरोप झाले, हे ते आता मी तुम्हाला विचारणार आहे. दुसरा एक म्हणजे याला जोडूनच एक हे आहे की याच्यामध्ये उलटी एक सिस्टीम अशी आहे का की ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे त्यांचे कागदपत्र तुमच्यापर्यंत पोहोचतात? आता पहिली बात अशी आहे की आम्हाला आता तुमच्यावर पण मी चार्जशीट लावू शकतो ना, पत्रकारांवर. त्यांनी माझ्यावर 27 आरोप केले. कधी 100 कोटी, कधी माझ्या बायकोवर 100 कोटीचा आरोप, कधी विक्रांत 57 कोटी, कधी ते ईडी ऑफिसर बरोबर 1000 कोटी. 27 पैकी एक पण सिद्ध झालं. सिद्ध सोडावं, एक कागद पण दिला का, एक बँक अकाउंट पण. तर कधी पत्रकारांनी का उद्धव ठाकरेला विचारलं नाही? हे काय आहे? आता होते काय, ह्या सगळ्याचा आरोप केल्यामुळे उलट लोकांची श्रद्धा आणि विश्वास किरीट सोमय्यामध्ये अधिक मजबूत होतोय. ते मला प्राप्त झालं. मी कधी आयुष्यात केलं नाहीये. त्याचे व्हिडिओ सीडी ते विषय सगळं न्यायालयात आहे. पण मला सांगा ना, चॅलेंज दिली होती ना, सीडी याला त्या 1 तासात मी सांगितलं ना, मैं पुलिस को बोलता हूं इन्व्हेस्टिगेशन करे. त्या चॅनलच्या मालकाने, संपादकाने, की एकही महिला नाही आहे, आम्ही कोणाच्याही महिलासोबतची किरीट सोमय्याची सीडी, व्हिडिओ सीडी कधी आली नाही, बघितली नाही, काही नाही आहे. त्या संजय राऊतने मेधा सोमय्यावर 100 कोटी चौथाले घोटाळा कोर्टात दिला की मला तर मेधा सोमय्याबद्दल माझा काय आरोप नाहीये, आक्षेप नाहीये, मी तर त्यांना सन्मानाने देत. तर म्हणून आता प्रकारात स्टंटनी लोकमानाचा काय फरक पडत नाही. फक्त मला माझं कुटुंब माझा सोबत असलं पाहिजे. ते माझं कुटुंब, परिवार माझा सोबत उभं राहिला. तर अशा प्रकाराने आरोप करून दमडीचा फरक पडत नाही. उलट आणखीन जोश असे येते की ही यांची स्टाईल आहे, त्याला कोणीतरी थांबवलं पाहिजे. आज मला सांगा, पवार विरुद्ध पवार आहे ना, बाप पवार म्हणतो की सुनबाई काही पवार नाही होऊ शकत. मुलीसाठी तो सुनेचा आता अपमान करण्यात, आणि त्या उद्धव ठाकरेला देशातला सगळ्यात मोठा माफिया त्यांचेच राईट हँड म्हणतात ना, त्यांचा पैसावाला पार्टनर रवींद्र वायकर त्यांना सोडून गेला ना, तर दया तर उद्धव ठाकरे बद्दल मला येते. मला थोडी सहानुभूती शरद पवार बद्दल आहे. अरे पवार विरुद्ध पवार, त्यांना तर लॉकच करून टाकलं तुम्ही. सर 2019 में उद्धव जी की वजह से आपका टिकट मिला, ऐसा बोला जाता है. तो आपने उनकी पूरी सत्ता उलट पुलट कर दी, उनकी जो दहशत थी महाराष्ट्र में खत्म कर दी आपने. एक गुजराती में शब्द प्रयोग, हिंदी में भी होगा, प्रारब्ध. प्रारब्ध मनुष्य को मानवी ने भुलावे थे. तो उद्धव ठाकरे का प्रारब्ध उसने खुद नहीं लिखा ना, क्या अभी विश्वासघाती बनना पड़ा. बाप जो उसके पिताजी की पूरी पुण्याई बेचनी पड़ी मुख्यमंत्री पद के कुर्सी के कारण, और रात और दिन अब यो वही कल वापस हुआ आया. उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास जो 200 एकड़ जमीन उद्धव ठाकरे के हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी की जब्त हुए, तो कल रात सोया ही नहीं है परिवार. तो किरीट सोमैया को मैं सांसद नहीं बनने दूंगा, तो ईश्वर ने सर 2024 में अभी आपको टिकट नहीं मिला, आपने इतना जोखिम लिया, आपकी वजह से सरकार आई, जो कि लगभग असंभव था. आपने असंभव को संभव किया. तो क्या लगता है क्यों कहने का अर्थ है कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसका इनाम पार्टी आपको नहीं देती. आपको जो जितना आपने रिस्क लिया. आपने मुझे क्यों बुलाया आज यहाँ पर? हम तो मैं विधायक हूँ, न सांसद हूँ, न पार्टी में कोई पद है मेरे पास, न कोई बोर्ड का चेयरमैन हूँ. हम लोग चाहते थे कि आपको मैं जो आपको जो बता रहा हूँ, आपने क्यों बुलाया? आप यानी आप जो जनता के भावना समझते हो,
तो आज किरीट सोमैया, अभी हम बातें कर रहे थे, मस्ती हंसी मजाक कर रहे थे, हमारे ब्रिजमोहन जी हमारे मित्र है, मंजूर है, लेकिन वो जो कह रहे थे ना कि किरीट सोमैया का एक फोन जाता है तो अधिकारी कुर्सी पे खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये जनता की जो आशीर्वाद है ना, कोई किरीट सोमैया तो कोई डरता बरता नहीं, मैं आपको बता दूं। वो डर उसको ये है कि इसके पीछे जनता है, इसके पीछे भावना है, इसके साथ सच्चाई है। तो इतने एमएलए, इतने एमपीए, इतने मिनिस्टर है, कितने के नाम याद है? तो पद जो है ना, वो पद से खाली आपको नीचे लिखने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, टिकट देना काटना तो छोड़ दो। आज जो मुझे मोदी सरकार ने जो समर्थन दिया था ये संघर्ष करने के लिए, और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कर पाया। सर, इनके सवाल को लगकर है कि आपने 2014 का चुनाव जीता था, उसी सीट पर 2 बार कैंडिडेट्स बदले गए, लेकिन इस बार भी आपको टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी आपको साइडलाइन कर दी है, या फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा आपको दिया जाएगा? मैं यही कहता हूं कि थोड़ा आप बड़ा बनो। आप तो विधायक और सांसद पद होना ये बड़प्पन है ना, ये हमने एक अपना अपना समझ ऐसा बना लिया है। अपने आप को छोटा मैं नहीं करना चाहता हूं। मुझे काम करने का मौका मिलता है, मुझे पार्टी का एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और वो छोड़ो, मैं उनके लिए नहीं, मैं कर रहा हूं काम, मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन करने का। आज मेरे पास कर्जत से भी वो 16 साल के 18 साल के नौजवान के पिताजी मेरे पास आते हैं कि मेरा बेटा अस्पताल में मारा गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज भी वो माथेरान के नीचे से लोग मेरे पास आते हैं कि उल्लास नदी में वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका बिजनेस पार्टनर वो नदी में भराव करता है और वहां पर बिल्डिंग रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स लगाता है। मुझे ये बताइए कि कितनी पौंदी कंपनियों को हमने एक्सपोज किया। वो एयरपोर्ट के बाहर जो एक वो उदय आचार्य ट्यूब मार्केटिंग, 7-8 तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूबते मैंने बचाए ना, वही बहुत बड़ी चीज है। सर नेक्स्ट टारगेट काय असेल? सॉरी यार, नेक्स्ट टारगेट कोण असेल? अब लेकिन अभी हमारा सबका टारगेट है अब की बार 400 पार। वैसे देखो, भ्रष्टाचार, अन्याय, वो जब भी कभी सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सरकार भी कोई आम आदमी के साथ अन्याय करेगा, कोई अभी वाला मंत्री भी जबरदस्ती करेगा। अभी मैंने जो उल्लास नदी का उदाहरण दिया, वो तो अभी के नेता का है। मैंने उसको बोल दिया, देख भाई, पॉलिटिकल समझौता अलग बात है, जनता के साथ समझौता मैं नहीं होने दूंगा, उसको वो रोकना ही पड़ेगा। और स्टॉक पर नोटिस गई तो नेक्स्ट टारगेट, जो भी वर्तमान सरकार में भी कहीं अन्याय होता होगा तो भी उनके साथ खड़ा रहना। हाँ, एक बात कह दूं आपको, अभी आपने इतनी मेहनत की है, आगे अखबार के कार्यालय में बैठा हूं, तो ये नंदकिशोर चतुर्वेदी जो है, 200 एकड़ जमीन अटैच की गई, उसके साथ में उसके और श्रीधर पाटनकर के संबंध भी अखबार में आए। अब नंदकिशोर चतुर्वेदी फरार है, भाग गया है। उसको जब वो पकड़ के अगर आ गया तो मेरे पास है हिसाब, उसका मुंह खुलेगा तो फिर मातोश्री की जो मातोश्री 2 है ना, इतनी डगमगाने लगेगी। समझ गए? उत्तर मिल गया आपको। नंदकिशोर चतुर्वेदी को दुनिया में जहां पर भी होगा ढूंढ के पकड़ के लाया जाएगा। नंदकिशोर चतुर्वेदी के अकाउंट से बेनामी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर श्रीधर पाटनकर के खाते में गया है। श्रीधर पाटनकर यानी रश्मि उद्धव ठाकरे जी का सगा भाई, उद्धव ठाकरे जी का साला, उसमें से रश्मि ठाकरे के खाते में पैसे गए हैं। हिसाब तो लेकर रहूंगा। हिसाब देना ही पड़ेगा।
हिसाब तो करा. अचानक मध्ये देवेंद्र फडणवीसांचं तुम्ही नाव घेतलं होतं की देवेंद्रजींनी पण मला सांगितलं होतं, पक्षाची पण लाईन होती, मग त्याची काय गरज पडली जे स्वाभाविक आहे ना, हे जे सगळं करतोय हे मी प्रमाणात नाही की मी किरीट ठोंबा म्हणून मोठा आहे. हो, माझ्या मागे पार्टी उभी आहे. माझा मागे लक्षात नाही. 4 वेळा उद्धवनी गुंड पाठवले तो इतके पैर तोड़ डालो, भले जान गई तो गई, बचा कैसे? तो वाचलो कारण की ते सिक्युरिटी होती म्हणून वाचलो. तर सिक्युरिटी तर उद्धव ठाकरेंनी तर काढून टाकले. ते पोलिसांना सांगितलं तर मध्ये यायचं नाही, माझे गुंड मारणार तेव्हा. तर ह्या कमांडोनी मला वाचवलं होतं. मी जो विषय घेऊन जातो, आता तुम्हाला आठवते जब मैं कोल्हापुर हसन मुस्लिम के घोटाले खोलने, रात भर लोग मेरे साथ में अलग अलग स्टेट, तो क्या वो देवेंद्र फडणवीस की सूचना जाती थी तब आती थी ना. हमारी पार्टी डिसिप्लिन में मानती है. मुझे कोई समझो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आए, मैंने होमवर्क करने के बाद में जब मुझे लगता है इसमें दम है तो मैं 100% देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करता हूं. और उसमें के कोई विषय पे हमारे दोनों में जरा कंक्लूजन नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं कि किरीट भाई अपन दिल्ली में पूछ लेते हैं. तो उद्धव ठाकरे जी के जो घोटाले और उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग किया था उसमें केंद्र सरकार की एजेंसी भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ही फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, फिर लंदन में कौन सी होटल में कौन कब जाता है क्या. उस संजय राउत वाला तो बच गया. वो उसने जो वसई में दूसरा जो घोटाला हुआ है उसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें तो दुबई में मीटिंगें हुई थी, संजय राउत ने मीटिंग अटेंड की थी. तो ये सब जानकारी किरीट तो मैं अकेला नहीं कंफर्म कर सकता है. उसके लिए ये एजेंसी के सपोर्ट. इसलिए मेरा ये कहना था कि देवेंद्र फडणवीस जी को पता था और इन्हें उनकी सम्मति थी. जब उद्धव ठाकरे जी के मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी पत्नी और बेटे के अकाउंट के पैसे के मेरे पास प्रूफ मिले तो उस समय पर मैंने वो डॉक्यूमेंट देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में दिए और मुंबई महापालिका के चुनाव के समापन सभा में उन्होंने कहा कि मैं ये एजेंसी को दूंगा. भाई, आपने एक मुद्दा उठाया था, मूल का प्रखर मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था पीएपी को लेकर, और उसमें भी लेकिन अभी गवर्नमेंट आपकी है और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है, हो नहीं पा रहा है. जो मैं जब कह रहा था ना कि मुंबई महापालिका हमारी शुरुआत हुई कि भी साथ में थे, तो मैंने कहा ना कि उस समय पर उद्धव ठाकरे के पास मेजोरिटी थी, बीजेपी जूनियर पार्टनर था, तो गलतियां हुई ना उस समय पर. ये पीएपी अंतिम दिन का प्रस्ताव है 2022 3 मार्च का. तब वो ऑनलाइन मीटिंगें लेते थे और सब करते थे. उद्धव ठाकरे की सरकार ने 35,000 पीएपी की घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनियों को दिया. जो चीज 2000 में बनती थी उसके 6,000 देने का, 8,000 देने का मान्यता दे दी. ये जो घोटाला जब मेरे सामने आया तो मैं इस पे लग गया और उसमें इतना ही हुआ कि जुहू का 10,000 घरों का प्रकल्प और मलाड का 10,000 घरों का प्रकल्प, उसका फाइनल साइन के लिए जब वो डीसीएम और सीएम ऑफिस में गए तो उन्होंने मेरी बात सुनी और 20,000 प्रोजेक्ट को स्टे दे दिया. उद्धव ठाकरे ने तो 35,000 को मंजूरी दे दी थी. दूसरे 4,000 घरों का चांदीवली का प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस ने कैंसलेशन का ऑर्डर दिया. यानी 35,000 में से 25,000 घर जो इस सरकार के पास सत्ता या अधिकार था कि काम शुरू नहीं हुआ था. जो मुलुंड वाला प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो काम शुरू हो चुका है, उसको पहला पेमेंट भी हो चुका है. इसके लिए न्यायालय में वो बात फंसी हुई है, रुकी हुई है कि जो काम शुरू हो गया, वो बिल्डर कह रहा है मेरे हो गया मालूम, मुझे तो चहल ने परमिशन दी थी. उद्धव ठाकरे की सरकार ने वो प्रस्ताव पास किया था, मुझे वर्क ऑर्डर दिया, तो मैंने इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया. अब तो ये न्यायालय 35,000 में से 26,000 कैंसिल हो चुके हैं, 25,000 समथिंग
9,600 घर का अभी न्यायालय में अटका पड़ा है, लेकिन न्यायालय कहता है कि भैया देखो सरकार तो आएगी और जाएगी, इसमें बिल्डर का क्या दोष, उसका आर्थिक नुकसान कौन देगा। नहीं, लेकिन वो तो सरकार आपकी थी, उद्धव ठाकरे की थी। अभी जो धारावी के प्रोजेक्ट जा रहा हूँ, धारावी के प्रोजेक्ट, इसमें तो अपनी सरकार है। उसमें हमने काफी सुधार किया, लोगों की जनभावना का स्वीकार किया है। धारावी के संबंध में जो वहां के पात्र लोग हैं एलिजिबल, उन सबको वहीं पर उनका पुनर्वसन किया जाएगा धारावी में ही। उसके लिए रेलवे कुछ जमीन दे रहा है, कुछ एडिशनल FSI। अभी जो अपात्र है, अब अपात्र लोगों के संबंध में सरकार ने नई नीति बनाई है कि उनको ज्यादा खर्च उनकी जेब में ना आकर, अगर वही डेवलपर उनको कहीं ना कहीं सेटल करता है तो 50-50 यानी सरकार जमीन उपलब्ध करके दे और बिल्डर कंस्ट्रक्शन का खर्चा करे। इस प्रकार का अभी कैसा होता है, जब आप सरकार में होते हो ना तो सरकार माई बाप होती है कि भाई बेघर को पात्र या अपात्र अगर कहीं एकोमोडेशन कर सकते हो तो उसमें लगभग 10 जगह पर राज्य सरकार ने शॉर्ट लिस्ट की है जमीन है। तो एक मेरा आग्रह था, एक जगह पर ही मत करो सबको, कहीं 5,000 परिवार, कहीं 10,000 परिवार, ऐसे मुंबई में 5, 7, 8, 10 जगह पर करो। तो वो मेरी बात का सरकार ने स्वीकार किया है। तो अभी वो जो पूरा नया धारावी, नया मुलुंड, ऐसा कोई नहीं होगा। हो सकता है कि धारावी के कुछ परिवार जो अपात्र है वो मुलुंड में भी जाए, कोई घाटकोपर में भी जाए, कोई चांदीवली में जाए, ना कोई कांदीवली में जाए, अलग अलग जगह पर ये इस प्रकार का होगा। एक अंतिम सवाल, इतना आरोप लगा इस लोगों पर, सब लोग आपके पास आ गए, उद्धव ठाकरे पर भी आरोप लगे, ऐसी संभावना है कि वो भी आपके साथ है? आप हम हमेशा जो अपने आम जिंदगी में कैसी बात करते हो, ऊपर वाला जाने। सो व्ह्यूअर्सला काय सांगाल, तुमच्या पक्षाचे पुढचे विजन काय असेल? मी 3 लेवलवर सांगतो। एक, नवभारत ते नवराष्ट्र। तो नवराष्ट्राचा अर्थ काय होतो की त्याची संस्कृती, त्याची अस्मिता, त्याची एकता, अखंडता। आजपर्यंत मी इंग्रजाचा गुलामीचा इतिहास शिकायचो, आता शिवाजीचा इतिहास शिकणार। आजपर्यंत मी गरिबीची रेषा, गरिबी गरिबी गरिबी, अरे श्रीमती इंदिरा गांधीने 1971 मध्ये गरिबी हटवतं स्लोगन दिलं होतं। त्यानंतर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आणि आज परत 1971 53 वर्षानंतर पुन्हा गरिबी हटवची भाषाची बात करतायत। आता नरेंद्र मोदी विकसित भारत, म्हणजे दूसरा आमचा टार्गेट आहे की तीसरी बार मोदी सरकार, भारत तीसरी महासत्ता, पण 2047 मध्ये भारत जगाचं नेतृत्व करणार। इथे विजन असेल भ्रष्टाचार मुक्त, सोपं उदाहरण देतो। राजीव गांधी ने 1988 मध्ये म्हटलं होतं कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है और लाभार्थी के खाते में 15 पैसे जाते हैं। यहाँ मोदी बटन दबाता है और 34 लाख करोड़ रुपए गए 5 साल में, डिस्ट्रीब्यूट हुए, 34 लाख करोड़ लाभार्थी की जेब में गए। तो एक और महाराष्ट्र में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास रुक गया है, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। मेट्रो के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, रोड के ऊपर, पोर्ट के ऊपर और हाउसिंग के ऊपर। और मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई में आज मेट्रो का काम हम 3.5 साल पीछे है। तो आने वाले 5 साल में और ये मेट्रो प्रकल्प बढ़ा करके, फडणवीस ने शुरू किया तब 123 किलोमीटर थी, अब हम 223 किलोमीटर की मेट्रो आने वाले 5 साल में मुंबई के कोई भी कोने में, कोई भी आपको अधिकाधिक 10 मिनट चलना पड़ेगा।
मेट्रो स्टेशन होगा, कनेक्टिंग 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 करके मुंबई और ठाणे परिसर के कोई भी कोने में आप सहजता से पहुंच जाओगे, एक ही टिकट होगी। ये हमारा लक्ष्य है। आप पे मतलब मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है कि आप लोग मुंबई को लूट रहे हैं और यहाँ के उद्योग धंधे सब बाहर जा रहे हैं, मिलकर गुजरात। इस पर आपका क्या है? मैंने शुरू में ही जवाब दिया था कि आप मेट्रो का काम रोक दोगे, आप यानी सत्ताधारी उद्धव ठाकरे या जो भी थे, कांग्रेस, शरद पवार, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप बिजली का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे, आज सिर्फ वसूली की भाषा में बात करोगे। आज आपकी 15 साल हो गए, रिफाइनरी नहीं आई ना। अरे भैया, कोकन में लगाओ या रायगढ़ में लगाओ, इस गांव में लगाओ, वहां गांव में लगाओ, कहीं ना कहीं तो जाएगी कि नहीं रिफाइनरी। रिफाइनरी में बहुत सहज वाला उदाहरण देता हूं, रिफाइनरी यानी ऑयल आता है, आपका विकास हो रहा है लेकिन आपके पास यहां का प्रोडक्शन है ही नहीं ऑयल का, तो आपको बिजली के लिए भी वो चाहिए और गाड़ी चलाने के लिए भी। तो मेरा पेट्रोल ऑयल आएगा, वो उतरेगा कहां, वो रिफाइन कहां होगा। मैं उदाहरण देता हूं, मेरा ससुराल अलीबाग है, छोटा था, यहां से 110 किलोमीटर दूर। मैं आज अलीबाग में जाता हूं ना, पूरे महाराष्ट्र की स्थिति, ऑटो रिक्शा 25% नहीं रही है, कम हो गई। हमने स्टडी किया क्यों, तो बेटा हर एक घर में 2 व्हीलर पहुंच गया। अब ये हर जगह पर ये हुआ है, हर जगह पूरे देश भर में। तो ये विकास है कि नहीं। अब वो 2 व्हीलर के लिए फ्यूल लगेगा कि नहीं आपको, तो आपको विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये हिम्मत के 15 साल थी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में, 15 साल में 3 मुख्यमंत्री उनके बदले, मेट्रो 1 किलोमीटर भी नहीं, और दिल्ली मेट्रो 15 साल में कहां से कहां पहुंच गई 2014 तक। तो हमारे नजर के सामने आप आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो पकड़ो, कांग्रेस बोलती मैं ये मुफ्त में दूंगी, वो मुफ्त में दूंगी, वो लगाएंगे कहां से पैसे, खाली बोलना है। तुम्हारी दादी ने भी कहा था ना कि गरीबी हटाओ, तो क्यों गरीबी हटी नहीं। आपकी पीढ़ी ने 50 साल गांधी परिवार ने राज किया। यहां पर मोदी जी क्या कहते हैं, मैं तेरा खर्चा कम करता हूं, तुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तेरा घर, सिर्फ घर तुझे उत्पन्न देगा, इनकम देगा, तू सोलार लगा दे, और सोलार पैनल मैं लगाऊंगा। उसको मदद सब्सिडी दे रहे ना, ग्रांट दे रहे, आपके घर पे सोलार पैनल लगेगी, उसमें से 300 यूनिट बिजली पैदा होगी, वो जो तू तेरे घर में उपयोग में ले मुफ्त में, और उससे ज्यादा बनी तो वो मैं खरीद लूंगा। तो इस प्रकार से जो है ना उत्पन्न के अधिक साधन। अभी होम स्टे, मैं तो किसी दिन जब वो संकल्प पत्र पढ़ रहे थे तब मैंने कहा गजब का व्यक्तिमत्व है। आप में से कितने लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, पत्रकार हो ना, होम स्टे ये कभी लिखा है। और ये मेरा प्रधानमंत्री इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते हैं वो होम स्टे देने वाली महिला जो है ना उसको मैं कर्जा दूंगा, मैं उसकी गारंटी दूंगा, क्योंकि वो होम स्टे में और 2 लोगों को रखेगी तो उसके महीने की 25,000 रुपया 30,000 रुपया इनकम होगी, और पर्यटन टूरिज्म बढ़ेगा तो बाकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी। कितना डिटेल में सोच सकता है मुझे बताइए। महाराष्ट्र टूरिज्म ने इसको पोस्ट भी किया है सर। हाँ, तो ये ना मेरा पॉइंट जो है ना, गजब लीडर है यार। धन्यवाद कि भाई आप हमारे दफ्तर आए और 1 घंटा का आपने बहुमूल्य समय दिया इतनी व्यस्तता के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद।